हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू आर वेरी वेरी वेलकम टू आवर चैनल। सो आपने पिछला लेक्चर में देखा था कि हमने केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, इन सब के बारे में बात करी थी। केमिकल रिएक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इन सब के बारे में बात की थी। तो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट types of chemical reaction. So what are the types of chemical reaction we will discuss in this video? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिसोसिएशन रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के टाइप्स हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सीधी सी बात है, केमिकल रिएक्शन जब हो रही होती है तो कुछ ना कुछ उसके अलग अलग वेरिएशन होंगे। कोई रिएक्शन किसी और तरीके से हो रही होती है, कोई रिएक्शन किसी और तरीके से हो रही होती है। सारे केमिकल रिएक्शन एक जैसे तो होते नहीं है, तो सब में कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। तो इन वेरिएशंस के बेसिस पे हमने केमिकल रिएक्शन को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये एक टाइप है केमिकल रिएक्शन की। क्या है आगे डिस्कस कर लेंगे, टेंशन ना लो। दूसरी चीज क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इसे हम डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज एडिशन रिएक्शन। ओके, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आपको याद होगी हमने अपने लास्ट वीडियो में एक दो और रिएक्शन डिस्कस करे थे, दैट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती है वो हीट रिलीज और हीट कंज्यूम के बेसिस पे होती है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर के बेसिस पे होती है। ये सारी जो रिएक्शन है अपने अलग अलग इनके बेसिस है। तो चलो इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टू और मोर प्रोडक्ट रिएक्ट्स विच ईदर एंड विच ईच अदर एंड गेट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसमें क्या है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं आपस में और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। आई बात समझ में? रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो चीजें पार्टिसिपेट करती है रिएक्शन में। प्रोडक्ट क्या होता है, जो रिएक्शन होने के दौरान, मतलब रिएक्शन होने के बाद उसके रिजल्ट के फॉर्म में प्रोडक्ट फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, आपस में रिएक्टेंट्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है और सिर्फ एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। दैट इज दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल इज बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। जैसे कोई भी फ्यूल होती है उसमें कार्बन कंटेंट होता है। कोई भी फ्यूल बर्न नहीं होगी अगर उसमें कार्बन कंटेंट ना हो। जैसे आप कोल देखते हो, आपने पढ़े होंगे पहले कि कोल को जो हम क्लासिफाई करते हैं उसके अलग अलग कैटेगरीज होती है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट वगैरह। तो जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है दैट इज एंथ्रासाइट, उसमें सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है, तभी तो ज्यादा अच्छे से बर्न कर पाती है। जिसमें कार्बन कंटेंट कम होता है वो बहुत ज्यादा धुआं स्मोक प्रोड्यूस करता है और कोई खास उसमें उसके बर्निंग से कोई बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। तो कोई भी फ्यूल होता है उसमें कार्बन कंटेंट होता है, मतलब कोई फ्यूल अगर जल रहा है, बर्न हो रहा है, तो इसका मतलब फ्यूल नहीं बल्कि कार्बन बर्न हो रहा है। ठीक है, सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन अच्छा बर्न होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन से डायरेक्ट रिएक्शन होती है। जब कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। तो जो हम आज तक देखते आ रहे थे कि कोई भी चीज जल रही होती है, बर्न हो रही होती है, तो वो कुछ नहीं है, इट इज सिंपली दिस रिएक्शन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अच्छा, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा हमने कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, तो हम उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके जस्ट ऑपोजिट एक दूसरा रिएक्शन आता है दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या ऐसे बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। मतलब चीजें डिसोसिएट होती है, डिकम्पोज होती है। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट गेट डिसोसिएटेड इनटू टू और मोर सिंपल प्रोडक्ट है। एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जो कि डिसोसिएट हो जाता है दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स में। ठीक है, generally dissociation reaction or decomposition reaction is non-spontaneous process. So for happening this we have to supply external energy like heat or electric current. अब ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी नहीं बोला है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी नहीं बोला है भाई। तो देखो, नॉन स्पॉन्टेनियस एक ऐसी चीज होती है, जैसे आप कुछ चीजें होती है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, इनका और स्मॉल का तो समझ रहे हो आप। कोई भी चीज जो होती है, कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो कि खुद ब खुद हो जाते हैं, और कुछ होते हैं जो खुद ब खुद नहीं होते ना, हमें जबरदस्ती कराना पड़ता है। तो जो चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पर जो चीजें खुद नहीं होती, हमें उनको कराने के लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो जैसे आप देखते हो कि कोई वाटर
कोई एक आपके पास बॉल है, ठीक है, और ये आपका छत रहा है ऐसे कुछ, ठीक है, तो इस बॉल को आपको यहाँ से लेकर छत पे जाना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ से आप बॉल को उठाए लेके अपने छत पे गए, ठीक है, पर अगर आप बॉल को यहाँ से ड्रॉप कर दिया आपने, अगर आपको यहाँ से नीचे से यहाँ से ड्रॉप करके आपको यहाँ ग्राउंड पे लाना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ से आप इसको छोड़ दोगे, ड्रॉप कर दोगे, अपने आप ये खुद ब खुद नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है छत पर से बॉल का नीचे आना, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट ग्राउंड से बॉल का छत पे जाना, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमें क्या करनी पड़ती है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। सो वही यहाँ पे बात बोल रहा है कि जनरली डिसोसिएशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सो फॉर हैपनिंग दिस वी हैव टू सप्लाई एक्सटर्नल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी कैसे सप्लाई कर सकते हैं, या तो हम हीट के फॉर्म में सप्लाई कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में सप्लाई कर सकते हैं, या लाइट के फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं। सोलर एनर्जी जो होती है दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। इफ इट इज डन बाय सप्लाइंग हीट देन इट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो क्या है, बेसिकली ना कुछ रिएक्शन हमने हीट सप्लाई करी, कुछ रिएक्शन में हमने इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करा, तो कुछ ऐसे तो होना नहीं है। रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी है, इतना तो जान लिया आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए। हो सकता है कुछ ऐसे ही हो जाए, बाय द वे उसका मेरे कोई आइडिया नहीं है, और ऐसा कोई रिएक्शन मेरे को अभी तक दिखा नहीं कोई। बस जितने भी रिएक्शन होते हैं मैंने जहाँ तक देखा है वो उसमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो एनर्जी सप्लाई करने के लिए हम उसका कुछ ना कुछ मीडियम होता है। हीट इज नथिंग बट फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज नथिंग बट फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप ये मत बोलना कि सर आप यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हो एनर्जी थोड़ी सप्लाई कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। आप जब आप हीट सप्लाई कर रहे हो ना, उसका मतलब हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी अगर देखो तो अपने आप में कुछ चीज ही नहीं है, वो किसी न किसी फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रही होती है। वो काइनेटिक एनर्जी हो, वो हीट एनर्जी हो, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, वो जो भी एनर्जी हो, वो एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो हीट इज नथिंग बट अ थर्मल एनर्जी, ओके। सो व्हेन वी आर सप्लाइंग हीट देन इट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे ब्रेक डाउन करने के लिए हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज तो तभी जाके ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज होगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नोट डाउन द टर्म थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। क्या होता है, जब हम रिएक्शन को ब्रेक डाउन, कोई भी रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए, कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए हम क्या करते हैं, जब हीट सप्लाई कर रहे होते हैं देन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, इट इज ऑल्सो डन बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, और अगर ऐसा करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस। कुछ रिएक्शन मैंने बोला ना इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ता है उसमें, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे जब, तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। जब आप 12th क्लास में जाओगे तो आपको एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कुछ नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ रहे होते हैं, मतलब कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करी जाती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करी जाती है। तो उस चीज के बारे में बात करें तो वहां पर आप इलेक्ट्रोलाइसिस को ढंग से पढ़ोगे डेप्थ में, बिल्कुल ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, बस इतना जान लो कि कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे होते हैं देन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे आप वाटर को देख लो, आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि ऐसे एक बीकर ले लेते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोड लगाने के बाद हमारा क्या हो रहा होता है, उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, और उसके थ्रू हमारा क्या होता है कि वाटर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे जनरेट होने लगते हैं। दैट प्रोसेस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके। अच्छा, थर्ड वन इज इफ इट इज डन बाय हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी देन इट इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सीधी सी बात है, सनलाइट की हेल्प से भी हम कर सकते हैं डिकम्पोज। अगर ऐसा हो पा रहा है देन इट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। जैसे आपने प्लांट्स में सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं। तो आखिर वो एनर्जी जब जनरेट कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो क्या हो रहा है, बेसिकली केमिकल रिएक्शन ही हो रहा होता है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन होने के दौर के बाद उसमें ग्लूकोज फॉर्म होते हैं, जो कि आप अपने बायोलॉजी के पढ़ने वाले हो, ठीक है, वो हमारा पार्ट में है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब एक कोई बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है,
किसी दूसरे रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे। क्या बोला सर, क्या बोला, क्या बोला? जब कोई एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी एलिमेंट को, किसी दूसरे एलिमेंट को, किसी दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, सब समझा देंगे। देख लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरीके हो सकती है, एक सिंगल और एक डबल। देखो क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान से देखना। Single displacement reaction. In this type of reaction, an element reacts with a compound and takes the place of another element. In that compound, element in that compound is called as single displacement. Basically, कहने यहाँ देखो जिंक है, यहाँ कॉपर सल्फेट है। जिंक is more reactive than copper. Yes or no? हाँ भाई, ये तो बात सही है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आगे आप पढ़ लोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ोगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कौन से एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन से एलिमेंट कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको कि जिंक इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। ठीक है, तो मेरी बातों पर आप ट्रस्ट कर लो आसानी से, बाकी आप बाद में आपको लॉजिक पता चल जाएगा। ठीक है, सो जिंक इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। तो क्या करेगा जिंक, कॉपर को इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नाम से ही लग रहा है ना, किसी कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हो रही होगी चीज है। तो जिंक क्या करेगा, यहाँ से आएगा, कॉपर को धक्के मार के निकालेगा, चल निकल यहाँ से, मेरे को बैठना है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, जीतता वही है जो मजबूत होता है। जिंक देखो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा मजबूत है, जीतेगा यही। तो जब तक कॉपर सल्फेट का कॉपर SO4 के साथ था तब तक ठीक था, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही इनकी जिंदगी में जिंक आया तो इसे मार के धक्के मार के निकालेगा, जल्दी जल्दी निकल यहाँ से। ठीक है, तो बना क्या हमारे पास, जिंक सल्फेट, दैट इज ZnSO4। और बच गया क्या, कॉपर इधर साइड में खड़े होकर मुंह देख रहा है कि हाँ भाई। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट आया और एक सिंगल एलिमेंट को धक्के मार के निकाल दिया, चल निकल जाए यहाँ से। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद अ कंपाउंड एंड टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन दैट कंपाउंड इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यही बात बोल रखी है इसमें। अच्छा, दूसरी चीज होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल में क्या होता है ना कि ये देखो, इनकी जोड़ी बन रखी है, इनकी जोड़ी बन रखी है, ये दोनों अपनी जोड़ी से खुश नहीं है, ये दोनों भी अपनी जोड़ी से खुश नहीं है। तो क्या करेंगे, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, क्या करेगा, सोडियम जो है नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर लेगा और सिल्वर जो है ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टू डिफरेंट आयंस इंटरचेंज देयर पोजीशन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो यहाँ देख लो आप, AgBr और NaNO3 दो चीजें बन गई हैं। Ag ने क्या करा, Ag जो है सिल्वर जो है ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर गया और सोडियम जो है नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा। तो सोडियम नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, और सिल्वर जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, AgBr। अच्छा, जनरली प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ देखो AgBr जो है ना एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बन रहा होता है, दैट इज येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, AgBr जो है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बन रहा होता है। एक चीज आपको मैं और बता दूं कि जब भी प्रेसिपिटेट बन रहा होता है ना तो इससे ऐसे डाउन एरो से डिनोट करते हैं। एक तो PPT बोल ही देते हैं, उससे ऐसे डाउन एरो से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, जब प्रेसिपिटेट बन रहा होता है तो इस तरीके से। जनरली प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रही होती है। क्योंकि देखो ना, ये चीज तभी होगी ना, आप सोचो इधर से रिएक्शन इधर को जा रहा है, ठीक है, लेकिन रिएक्शन इधर से इधर को नहीं आ पा रहा यार। ठीक है, इधर से इधर को नहीं आ पा रहा, रिएक्शन से इधर हो जा रहा है। तो ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि प्रेसिपिटेट फॉर्म होती है, और प्रेसिपिटेट जो होती है ना बहुत ही स्टेबल होती है, हाईली स्टेबल। तो कोई भी चीज है ना स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे हो, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यह चाहता है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होने के लिए, बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है। ज्यादा इन सब हैवी टर्म्स की बात नहीं करेंगे, स्टेबिलिटी रिएक्शन प्रोसीड ये सब फालतू फालतू बातें हैं। बस इतना जान लो, जहां जिस तरफ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा होगा उसी तरफ रिएक्शन के मूव करने की टेंडेंसी होगी। ठीक है, जिस तरफ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा होगा उसी तरफ रिएक्शन के मूव करने की टेंडेंसी होगी। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट राइट साइड बन रहा है इसलिए रिएक्शन इस तरह से बन सकता है। कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती हैं जिनको हम इस तरीके की साइन से डिनोट करते हैं, ऐसे ऐसे इक्विलिब्रियम की साइन होती है, वो हम आगे बता देंगे आपको, टेंशन ना लो। ठीक है, अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हियर अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड व्हिच स्प्लिट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन इन व्हिच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, अरे यार, यहाँ पे हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, जो कि रिएक्शन के सॉल्यूशन से बाहर आ जाता है, स्प्लिट होकर बाहर आ जाता है।
अभी आपको हमने पिछले लेक्चर में बता रखा है कि प्रेसिपिटेट क्या चीज होती है। प्रेसिपिटेट वो चीज होती है जो एक सॉलिड सब्सटेंस होती है और वो रिएक्शन के दौरान फॉर्म होती है, और रिएक्शन के दौरान फॉर्म होने से उसके सॉल्यूशन से बाहर निकल के आ जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रेसिपिटेट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वही देख लो, फालतू की बात है। प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड insoluble substance which is formed during the reaction and it is insoluble in the solution of reaction. The reaction in which precipitate is being formed is called precipitation। पिछली लेक्चर हमने डिस्कस कर रखा है अच्छे से। ठीक है, तो एक बार बताओ यार कि आपको बात मेरी समझ, कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो एक बार कमेंट में लिख देना यार कि समझ में आ रही है चीजें, थोड़ा मुझे भी पता चल पाता है। ठीक है, सो हाँ, हमने क्या करा डिस्कस अभी तक? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये हमने इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करा है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये अपने आप में बहुत डेप्थ वाली चीज है। ठीक है, एक हम रिवर्सिबल रिएक्शन भी डिस्कस कर लेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होती है, ये फालतू का टर्म, बस टर्म है, जान लो, ताकि बाद में ये ना कहना कि सर ने बताया नहीं, बस टर्म है, जान लेना, और कुछ खास काम नहीं है। असली चीज ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और ये रेडॉक्स रिएक्शन है। इन दोनों से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं पेपर में, तो इन दोनों को अच्छे से पढ़ा दूंगा मैं। डिस्प्लेसमेंट मैंने ढंग से पढ़ा रखा है, आई होप इतने जितना मैंने डिस्कस करा, आई होप इतनी चीजें काफी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। बाकी थोड़ी बहुत और काम की चीजें हैं, जैसे कौन सा रिएक्शन किसको, कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये चीजें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात है। तो अभी अगर मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, अच्छा, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको पता है क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। डीकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा, सॉरी 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 सॉरी, एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, सिंपल प्रोडक्ट में, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्ड पार्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है कि कोई एक एलिमेंट जो होगा किसी दूसरे एलिमेंट को एक्सचेंज कर देगा, दैट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी पार्ट हो जाती है कि दो एलिमेंट जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे की पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, दो कैटायन जो है आपस में पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, फिर उसी तरह से बात होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना होता है। प्रेसिपिटेट क्या होती है आपको मैंने बता रखा है। अच्छा, ये भी बता रखा है कि रिएक्शन क्यों इसी डायरेक्शन में मूव करती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट फॉर्म होने का मतलब स्टेबिलिटी गेन होना होता है, अगर स्टेबिलिटी गेन हो रही होती है तो चीजें उसी तरफ मूव कर रही होती हैं। ठीक है, सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चले भाई, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए ओके।